स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। साहित्य की दुनिया में आज हम अपने उसी पाठ का अध्ययन आगे जारी रखेंगे जो हम शुरू कर चुके हैं। पाठ है एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी। अब वह पिता का प्रभाव अपने ऊपर बताती जा रही है कि और किस किस रूप में पिता का प्रभाव कैसे पड़ा। पिता का व्यक्तित्व भी खुलता जाएगा और साथ साथ लेखिका का उन पर प्रभाव भी। पढ़ते हैं। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। कि समझ उसे कम आता था लेकिन वह उसे सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। कि किताबें पढ़ने का शौक था, ये नहीं था कि कौन सी किताब कौन से लेखक को पढ़े, जो सामने आती थी वो पढ़ लेती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, कॉलेज शुरू हुआ, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। यह दूसरा व्यक्तित्व है जिन्होंने बहुत ही गहरा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला लेखिका के व्यक्तित्व पर। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, क ख ग यानी कि आरंभिक पढ़ाई की शिक्षा प्राप्त की। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, अब उसे कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी और इसी साल उनकी वहाँ नौकरी लगी थी प्राध्यापिका के रूप में। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया कि साहित्य की दुनिया में कि साहित्य को कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी उन्हीं से प्राप्त हुई लेखिका को। मात्र पढ़ने को, कि जो अब तक वह सिर्फ मात्र पढ़ती थी कि कोई भी किताब है पढ़ ली, उस मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। चुनाव मतलब सिलेक्शन करने के बाद पढ़ो कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए। किताबें बहुत हैं, उनमें से कौन सी चुनें और कौन सी पढ़ें, यह समझ पैदा की। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर, यानी कि जो आज तक वो पढ़ती आ रही थी शरद चंद्र या प्रेमचंद को, उनसे बढ़कर किन लेखकों तक पहुंची? जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। अब लेखिका ने इन लेखकों को भी पढ़ना शुरू कर दिया और तो फिर फैलती ही चलेगी और उनका जो साहित्य का दायरा है, लेखकों का दायरा बदलता भी गया और बढ़ता भी गया। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सहज सरल वाक्य वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। उसमें जैनेन्द्र जी उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और उनकी जो शैली थी, उनके वाक्य जो सरल और सहज होते थे, छोटे वाक्य होते थे, तो उस उम्र में उन्हें वह बहुत भाते थे कि जो सरलता से समझ आ जाए। सुनीता उनका उपन्यास है जैनेन्द्र का, बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा ज़रूर, पर उस समय यानी उस अवस्था में, उस उम्र में जब उन्होंने वह पढ़ा, जब कॉलेज में पहुंची ही थी, मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था कि कितना उसने समझा। उसको पढ़ तो लिया लेकिन थोड़ा सा समझने वाला उपन्यास है वह, तो पढ़ा कितना कितना समझा, वो कहती मुझे नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ जरूर लिया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा, अज्ञेय जी का है यह भी, तो नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि वह इतना भाया उसे कि उसी झोंक में, उतने ही प्रभाव के कारण, उस प्रभाव के कारण कि अज्ञेय ने इतना सुंदर लिखा है नदी के द्वीप में, तो फिर से शेखर एक जीवनी जो पहले पढ़ चुकी हैं, जो समझ कम आया था, उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। और इस बार उन्हें थोड़ा सा समझ आया कि वास्तव में लेखक क्या कहना चाहता है। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था कि जो समय चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी, तो लेकिन मूल्यों का मंथन भी चल रहा था। जैसे मूल्य मथे जाएं कि उसमें क्या, जैसे हम दही बिलोते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है, लस्सी अलग हो जाती है, तो कहती है कि मूल्यों के मंथन का युग था, मूल्यों पर विचार विमर्श का युग था कि जो मूल्य परंपरा से वर्षों से चले आ रहे हैं, क्या उनमें किसी बदलाव की आवश्यकता है, आज के समय में वो किस रूप में उपयोगी हैं, किस में नहीं है। तो इस तरह से मंथन चल रहे थे। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। कि जैसे कहा जाता है ये करोगे तो पाप है, पुण्य मिलेगा, ये गलत है, यह सही है, तो इस तरह की जो धारणाएं हैं, उनके आगे प्रश्न तो उठाए ही जा रहे थे कि ऐसा क्यों, हम क्यों माने। उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था, उन बातों को तोड़ा भी जा रहा था, छोड़ा भी जा रहा था। जीवन में उन्हें न अपनाने की अपीलें भी की जाने लगी थीं। इस संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। कि उस उम्र में जितना किसी को समझ आ सकता है, मैंने भरपूर प्रयास किया और समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि
घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, कि जब राजनीतिक जमावड़े होते थे उनमें वो चाय पानी लेकर जाती थी और पिता वहीं बैठाते थे, कि वह शुरुआत देश को जानने की जो पिता ने करवाई थी, उसे आगे कौन ले गया, उसका निखार किसने किया, सक्रिय योगदान में किसने बदला, शीला अग्रवाल ने। उन्होंने वहाँ से खींचकर, जो पिता ने शुरुआत की है वहाँ से खींचकर किन्होंने, शीला अग्रवाल ने, उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया, कि जो वह सिर्फ बैठकर जो सुनती थी या कहती थी, अब उसे करने में बदलने का समय आ चुका था। और यह कार्य किया था प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। उन्होंने उसे उकसाया, समझाया उन्हें या उन अन्य लड़कियों को जो वहाँ पढ़ती थी, कि देश को आज़ादी के योगदान में हम सब की आवश्यकता है, तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो सक्रिय योगदान उन्होंने शुरू किया। और सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला, कि कोई युवा जो है उस समय घर रह ही नहीं सकता था। देश में क्रांति का उबाल था, सब आज़ादी की चाह कर रहे थे और सड़कों पर उतर रहे थे। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था, हर शहर में सब कुछ चल रहा था। और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था, उन्माद, पागलपन, कि हर जो युवा था पागलपन की हद तक इन सब से जुड़ रहा था। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने, कि वो इतना जोश से भरी हुई शब्दों से बात करती थी क्लास में, कि उनकी जोशीली बातें सुनकर वो कहती है, मेरी रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था, कि जो खून बह रहा था अब वह लावा बन चुका था, अर्थात वह भी उनमें शामिल होने के लिए, सक्रिय योगदान के लिए उद्यत हो उठी थी। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में और एक घर में मचा हुआ था। क्यों मचा हुआ था? कि बवंडर बाहर है, कि आज़ादी के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, युवा लोग सभी सड़कों पर हैं, प्रभात फेरियाँ, हड़तालें कर रहे हैं। अब लेखिका भी उसमें शामिल हो रही है। पिता यह तो अवश्य चाहते थे कि वह देश के बारे में जाने समझे, लेकिन उनकी आज़ादी की सीमा घर की चार दीवारी तक थी। वह नहीं चाहते थे कि सड़कों पर वह निकले। और लेखिका अब उसके मन में जो है वो कहती है कि अब तो खून लावे में बदल चुका, घर में टिके रहना संभव नहीं है। तो वह घर की मर्यादाओं को, परंपराओं को तोड़ रही है। तो पिता नाराज़ होते हैं। तो इस बात पर बाप और बेटी में तनाव रहता है। तो बवंडर एक शहर में तो एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में, कि पिता सामने हो और आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, कि पिता बेशक पहले कहते हैं कि मैं आधुनिक सोच का व्यक्ति हो गया हूँ, छूट भी देने का प्रयास करते हैं कि हाँ, बच्चों को जानना समझना चाहिए देश के बारे में, लेकिन उन्हें यह नहीं अच्छा लगता था कि उनके घर की ही लड़की सड़कों पर नारे लगाती हुई कहीं घूमे। तो वे उसे पाबंदी में ही रखना चाहते थे। और वो कहती है, और मेरे लिए यह कठिन था कि मैं आज़ादी का एक दायरा बना लूँ। आज़ादी की सीमा उसके हिसाब से नहीं है, तो वह घर में रुककर यह कार्य नहीं कर सकती थी। तो पिता और पुत्री के बीच यहाँ भी तनाव की स्थिति रही। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। कि जो पिता से डर लगता था, माँ भी थर थर काँपती थी, बच्चे भी घबराते थे, डरते थे पिता के क्रोध से। लेकिन जब वह आवेग था मन में, जोश था, उत्साह था आज़ादी का, तो आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लेना जब उसने शुरू किया, तो कहती है वो सारा डर, सारा भय, सारी वर्जनाएं सब नष्ट हो गई। और अपने क्रोध से सबको थर थरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला जब शुरू हुआ आज़ादी में सक्रिय भाग लेते समय, वह कब तक चला? राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। राजेंद्र की जब लेखिका का विवाह हुआ तो वह भी उन्होंने अपनी इच्छा से किया, पिता की मर्जी शामिल नहीं रही। तो वहाँ भी उनमें तनाव रहा, विरोध रहा आपस में। तो कहती है, जब तक विवाह नहीं हुआ मेरा और मेरे पिता में विचारों की टकराहट जो है विचारों की होती रही। यश कामना कहूँ बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा, कि मैं ये कहूँ कि यश की इच्छा है, सामान्य इच्छा कामना हो जाता है, लिप्सा तो बहुत तीव्र इच्छा कि जैसे भी हो प्राप्त हो जाए। तो यश कामना बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा,
पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। पिताजी की कमज़ोरी थी कि नाम तो नाम, यश प्राप्त होना ही चाहिए, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत। केंद्र में यही बात रहती कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कि समाज में जब व्यक्ति रहता है तो उसे कुछ खास तो करना ही चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो, कि जब भी कोई व्यक्ति जीता है, कोई कार्य करता है, तो ऐसा काम हो कि उसका दबदबा हो, रोब हो, सम्मान प्रतिष्ठा भी हो साथ में। तो ऐसा जीवन वो चाहते थे। और कहती है कि इसी के चलते ही, क्योंकि उनकी इच्छा रही है, तो उनके इस इच्छा की पूर्ति जब उसने कभी कभी लेखिका के द्वारा हुई, तो वह उनके कोप से, उनके क्रोध से बची है कई बार। तो उसके 2 प्रसंग अभी वो बताएगी, और उन प्रसंगों से संबंधित प्रश्न भी आता है, तो प्रसंग जो है ध्यान से सुनेंगे। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्य क्यों न की जाए, कार्यवाही, कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों न लिया जाए, कि यह लड़की आपकी अनुशासन भंग करती है विद्यालय में, कॉलेज में, तो इसके खिलाफ एक्शन क्यों ना लें। वो तुरंत आए और मिले विद्यालय में। अब कॉलेज से लेटर आया है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि माता पिता को क्रोध आएगा, पिता बहुत गुस्से में होते हैं। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया कि बच्चे और भी पढ़े हैं और किसी के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, और अब मेरा कितना अपमान होगा वहाँ जाकर। गुस्से में भन बनाते हुए वे वहाँ से चले गए थे। कॉलेज पहुँचते हैं, लौटकर क्या कहर बरपा होगा, कि लौटकर उन्होंने कितना गुस्सा किया होगा, इसका अनुमान था। तो लेखिका सिर्फ अनुमान ही कर रही थी कि पिता लौटेंगे कॉलेज से तो कितने गुस्से में होंगी। तो उस गुस्से से बचने के लिए वह अपने पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई कि पिता आएंगे, कुछ बोल लेंगे, गुस्सा कुछ निकाल लेंगे, उसके बाद घर जाऊंगी। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी ही हैं, चली चल, कि पिता तो गुस्से में नहीं हैं, बड़े प्रसन्न हैं, घर चलो, तो विश्वास नहीं हुआ। एक प्रसंग तो यह है कि इस घटना पर उसे विश्वास नहीं हुआ पिता की, प्रश्न में पूछा जाएगा। तो कौन सी घटना है, प्रिंसिपल वाली, कॉलेज वाली, आप लिखेंगे। तो क्यों क्रोध नहीं था, क्यों प्रसन्न आए थे, उसका जवाब वो देती है। जब वो घर पहुंचती है कि गई तो सही, लेकिन डरते डरते, मन में घबराहट तो फिर भी थी, माँ ने बताया तो है कि खुश हैं, फिर भी डरते डरते घर जाती है। तो पिता कहते हैं, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बैठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। तो वहाँ जाकर जब शिकायत सुनी कि बेटी के एक इशारे पर लड़कियां क्लास छोड़कर आ जाती हैं, पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, क्योंकि वो तो शुरू से ही चाहते रहे हैं कि व्यक्ति को काम ऐसा करना चाहिए कि उसकी एक विशिष्ट पहचान हो, उसका रोब हो, वर्चस्व हो, दबदबा हो। तो बेटी का ऐसा रूप देखकर वो प्रसन्न होते हैं, और वहाँ से कॉलेज से जब लौटते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कह कर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। तो प्रिंसिपल को उन्होंने क्या जवाब दिया कि यह तो देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला, कि मैं अपनी बेटी को कैसे रोक सकता हूँ, तो देश की ज़रूरत है। बेहद गदगद स्वर में, बहुत प्रसन्नता से भरे स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे, और मैं अवाक सुनती रही, हैरानी से जो लेखिका अपने पिता को सुनती रही, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि बहुत डांट पड़ने वाली है। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर। वो कहती है कि ऐसी घटना थी, मुझे अपने आंखों पर कि मैं जो देख रही हूँ सच है, या जो सुन रही हूँ वह सच है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर यह हकीकत थी, यह वास्तविकता थी। एक और घटना बताती है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। कि जो बंद नहीं कर रहे थे, कुछ ने तो बंद ही कर दिया था, और जो नहीं कर रहे थे तो छात्रों का एक ग्रुप जाकर वो करवा रहा था काम, कि ताकि हड़ताल सफल हो। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा, चौपड़ पर इकट्ठा हुआ, और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर जाकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी, उनका बहुत अपमान किया। क्या कहकर, अरे
उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? तो इस तरह की बातें कह के वो व्यक्ति तो चला जाता है जिसकी दकियानूसी सोच है, बहुत छोटी सोच है। अब पिता का कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आकर ऐसा कह दे उनके बच्चों के बारे में, तो अब उन पर क्या बीतेगी? वो बहुत गुस्से में, बहुत परेशान। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन भभकते रहे कि जब तक लेखिका घर नहीं पहुंची। पिताजी क्रोध में, बस अब यही रह गया है, लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। तो गुस्से में ऐसा बोलते रहे। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। अब उसे घर में नहीं पता कि घर में क्या हो गया है, क्योंकि वो तो घर से बाहर है। रात को जब लौटती है तो देखती है कि अजमेर के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर अम्बालाल जी, और पिता के बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं। तो वो वहाँ बैठे थे, और जब मन्नू घर में आती है, दाखिल होती है, तो मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत उत्साह से उठकर आगे बढ़े और स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया कि तुम चौपड़ पर जो भाषण दे रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तो बधाई देने कि तुम्हारी बेटी क्या बोलती है तुमने सुना होता। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो, यू हैव मिस समथिंग। तो एक व्यक्ति आता है कि उसकी भाषण की बात कह के पिता का अपमान करता है। दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है कि कितना धुआंधार उसने बोला है कि आपको सुनना चाहिए, आपने बहुत कुछ खो दिया है, गंवा दिया है, कि आपने उसको सुना ही नहीं अपनी बेटी को, तो घर से निकलकर आपको सुनना चाहिए। तो अब पिता के सामने जब अम्बालाल जी प्रशंसा कर रहे हैं, तो अब जो पिता सुबह से गुस्से में भनभना रहे थे, वह क्रोध उनका शांत हो चुका है और वह गर्व में बदल चुका है, और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। पहले जो क्रोध है संतोष में बदलता है, और संतोष के भाव गर्व में कि मेरी बेटी है। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। कि जब वह भीतर गई, माँ से पता चला कि दिन में इतने गुस्से में थे। फिर उसने कहा कि चलो मैं बची। तो ये घटनाएं हैं। तो इसमें प्रश्न यह भी आ सकता है कि जो लेखिका है उसके भाषण में ऐसा क्या रहा होगा कि उन्होंने उसकी इतनी तारीफ़ की। तो ये प्रश्न आप लिखना पहले आ चुका है परीक्षाओं में, तो आप इस पर ध्यान रखें कि एक तो पिता के मित्र हैं, दूसरे आधुनिक विचारधारा के भी हैं, लड़कियों का बोलना उन्हें बुरा नहीं लगता है, और उस समय में लड़कियां सड़कों पर नहीं निकलती थी और भाषण देना तो बहुत दूर की बात है। तो इतनी भीड़ में एक लड़की धुआंधार बोल रही है, निसंकोच और निडरता से बोल रही है, तो इस वजह से उन्होंने उसकी शायद प्रशंसा भी की होगी। तो ये भी लिखेंगे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना ही समझ में आता है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, कि ना तो बहुत अच्छा भाषण शायद होगा और ना मेरी इतनी बढ़िया उम्र थी कि बहुत ज़बरदस्त भाषण बोल सकूं। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो, कि उस समय में लड़कियां ऐसा नहीं करती थी। विशेष ध्यान इसी बात ने भी शायद उनका खींचा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे वह। मुख्य पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा, अंतर्विरोध की। अभी जो है पिता पूरा दिन से जो है उसे उदाहरण दिया है कि पूरे दिन से बड़े क्रोध में है, लेकिन एक व्यक्ति आता है तो गुस्से में है, और एक व्यक्ति आकर उसी बात की तारीफ कर देता है तो उनका वह गुस्सा गर्व में बदल जाता है। तो वो चाहते हैं कि उनका मानना है कि विशिष्ट बनकर जियो। अगर विशिष्ट बनकर जीना है तो कुछ कार्य अलग ढंग से करना पड़ेगा, लेकिन वह अलग ढंग से करना उन्हें नहीं पसंद है। तो मन में कुछ चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि लोग आलोचना न करें। तो कहती है, एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा। एक तो बहुत तीव्र इच्छा है कि विशिष्ट खुद भी रहें और बच्चे भी बने, और दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता, कि समाज में भी छवि उतनी ही
निष्कलंक रहे, कोई उंगली भी ना उठाए, कोई आक्षेप ना हो, कोई आरोप ना हो, किसी भी तरह के लिए कोई कुछ ना कह कर जाए। तो कहती है ये दोनों बातें तो विरोध की हैं, साथ साथ चल ही नहीं सकती हैं। क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? किन दोनों का? एक विशिष्ट बनने की जो चाह है उसका, और सामाजिक छवि। अगर आप कुछ खास काम करते हैं तो उनमें सभी आपसे प्रसन्न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आपने एक नया रास्ता बनाया है, अकेले आप उस पर बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से आलोचना करने वाले भी बहुत से होंगे, और पिता ऐसा नहीं चाहते हैं। तो कहती है कि क्या पिता को सच में ही समझ नहीं आता है? तो आगे का हिस्सा पढ़ते हैं अगली वीडियो में। या आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।